शुरुआत ज्योति कुमार सिंह जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि वोटिंग टर्नआउट अभी तक का तो सर बढ़िया आंकड़ा दिखा रहा है, और अगर उस वोटिंग परसेंटेज के नैरेटिव के साथ जाए तो बीजेपी की उम्मीदें और कांग्रेस की उम्मीदें दोनों में फर्क कांग्रेस कहां पर इस वक्त देखती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी तो 400 पारा का नारा दे रही है कि आप आज फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ इस स्थिति में हैं कि एक आंकड़ा अलायंस का भी दे पाए कि कितनी सीटों के साथ आप जीत पाने की उम्मीद रखते हैं। हमें लग रहा है 102 में 80 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन लाएगी। जहां वोटिंग ज्यादा हुई है, उत्साहित होकर लोग इंडिया गठबंधन को वोट किए हैं, और जहां वोटिंग थोड़ी अगर कम हुई है, ठीक है, तो उत्साहित नहीं होकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के से नाराज होकर, दुखी होकर वोटिंग कम किए हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में किए हैं। इसके कारण इतने हैं क्योंकि इन्होंने 2014 से अभी तक जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए, जिसके कारण जी आपने 102 में से 80 का आंकड़ा दिया है। चलिए, तमिलनाडु की 39 सीटें हम निकाल देते हैं, बाकी की ये 40-42 सीटें कहां से आ रही हैं? बिहार में चारों का चारों सीट हम जीत रहे हैं। अब चूंकि आपको नवादा के बारे में आपको पता नहीं होगा, आपने नवादा का जिक्र किया तो मैं आपको बस ये जानकारी दे दूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर हैं। विवेक ठाकुर और मैं क्लास 3 से लेकर ग्रेजुएशन तक साथ पढ़े हैं। मैं 3 बार उनके कैंपेन देखने के लिए वहां जा चुका हूं, इसलिए बिहार की सीटों के बारे में आकलन है मुझे। मैं जमीन से कटा हुआ पत्रकार नहीं हूं। आगे बताइए साहब। ठीक है, आप तीसरे क्लास से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप जमीन से जुड़े हुए हैं। और मैंने क्या कहा आप साहब? मैंने ये कहा कि मैं, आपने नवादा क्या जिक्र किया, मैंने कहा कि मैं नवादा जाकर 3 बार आ चुका हूं। रेफरेंस क्या दिया आपने कि तीसरे क्लास से आप पढ़ रहे हैं, इसलिए जमीन से जुड़े हुए हैं। आप जानते कि मैं कैसे आता हूं विवेक ठाकुर को? सीपी ठाकुर के लड़के, सुन लीजिए, आप बोल दिए तो आपको उन्हीं के पक्ष में बोलना है, बोलिए आप। विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के लड़के हैं। सीपी ठाकुर कांग्रेस पार्टी में थे। 1989 में जब मैं +2 और 11th में था ना, आए थे 1989 राइट्स में सीपी ठाकुर, और कांग्रेस के बहुत बड़े यादव का भी जिक्र कर दीजिए आप नवादा में। आप बुरा मत मानिएगा। खैर चलिए, देखिए आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सिर्फ मौका ताड़कर लोगों पर आक्रमण करने का एक नया शौक चढ़ाया है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, आप कहां से उम्मीदें लगा रहे बैठे हैं कि आपकी सीटें आ सकती हैं? आपने कहा किसने क्या किया? भाई, कांग्रेस पार्टी बिहार में कहां पर खड़ी है? बताइए ना, कितनी सीटें आती हैं कांग्रेस पार्टी की बिहार में? सुन लीजिए, आपके जैसे पत्रकार और एनालिस्ट मौका देखते रहते हैं कि कैसे इनको भाई साहब, ये जो आपके जैसे शब्द, आप जानते भी नहीं मैं कौन हूं। मैं क्यों जानूंगा? आप पैनल में बैठे, मैं आपको जान रहा हूं। आप क्या है बताइए? प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, अमित शाह के दोस्त हैं, क्या है आप बताइए? देखिए, ऐसा है, बुरा मत मानिए। चलिए, आप भी बात करिए। मुझे लगता नहीं कि मुझे आपसे बहस करनी चाहिए, बहस के लायक भी नहीं है। सुनिए, आप नहीं है ज्योति जी, लेट मी इंटरप्ट। ज्योति कुमार सिंह जी, सर थोड़ा सा रुकिएगा, जरा कुछ सेकंड्स का पॉज लीजिएगा। ज्योति जी कुछ सेकंड्स का पॉज लीजिएगा जरा। सर, आप हमको धमकी दे रहे हैं। आपको पॉज लेना पड़ेगा ज्योति जी, और इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आप सुन रहे थे अजय कुमार जी को, जो कि भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर है सर, और बहुत वरिष्ठ पत्रकार। सुनिएगा ज्योति जी पैनल में शामिल हुए हैं, लेकिन कंसल्टिंग एडिटर हैं, और इसीलिए सम्मान का ख्याल रखिएगा सर, सम्मान का ख्याल रखिएगा ज्योति जी। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए भी सम्मान रखना पड़ेगा। अरे सर, कांग्रेस के प्रवक्ता आजकल पता नहीं क्या खा पी कर बैठते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या खा पी कर बैठते हैं सर आजकल? हर समय आप लोग अग्रेसिव मोड में रहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए आपकी कितने सीटें आएंगी, आप अंदर खाने ना चर्चा कर पाते, ना बाहर बता पाते हैं। ज्योति जी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। यू कंट्रोल योरसेल्फ। ज्योति जी, अब आप मुझसे भी लड़िएगा सर, अब आप मुझसे भी लड़िएगा। एक ठाकुर के संबंध बताकर हमको डराना भी लड़िएगा क्या सर? नहीं, बताइए ना, कंसल्टिंग लड़ना है आपको? लड़ना है तो जरा जमीन पर उतर कर लड़िए ना।
आपके स्तर तक जाने का ना शौक है और ना इस तरीके के संस्कार। ज्योति जी, और अगर लड़ना ही है तो जरा जमीन पर जाइए और पार्टी को मजबूती दीजिए और वहां पर लड़ाई करिए और कुछ सीटें जीत कर दिखाइए, उसके बाद इसी तरीके से बोलिएगा। अगर यही अहंकार लेकर आप टीवी डिबेट्स में बैठेंगे ना सर, तो सुनिए मेरी बात, जनता के सामने आप ही एक्सपोज होइएगा सर, और कोई नहीं होगा। सम्मान रखिए सर, अपना भी रखिए और दूसरों का भी बरकरार रखिए प्लीज। खैर चलिए, आजकल एक नया दौर है और कांग्रेस बहुत आक्रामक है, बहुत आक्रामक है। कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर और सोशल मीडिया पर, जमीन पर अगर इतनी आक्रामकता होती तो शायद आज हम सवाल नहीं पूछ रहे होते, कांग्रेस के लोग सवाल पूछ रहे होते सरकार से। खैर ये अपने आप में एक अलग मसला है। सवाल यहाँ पर यह है कि जब हम बिहार के पोलिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो आज कन्हैया जी हमारे साथ हैं। कन्हैया जी, 45% के आसपास अगर 3 बजे के आसपास की पोलिंग परसेंटेज बिहार की निकल कर आ रही है, ये निराशा क्या प्रस्तुत करती है? क्या बिहार में लोगों को मतदान को लेकर आकर्षण नहीं है, या बिहार में लोगों को इस बात को लेकर एक अनिश्चितता है कि आगे क्या होने वाला है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? क्या संदेश दे रहा है ये लो पोलिंग परसेंटेज? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि अभी रबी सीजन की कटाई चल रहा है। रबी का सीजन है, गेहूं, चना, बहुत सारे रबी जो होते हैं अनाज, उसकी कटाई चल रही है, वो है। दूसरा, अगर इस तरह के जब लो परसेंटेज होते हैं वोटिंग का, तो मुझे लगता है कि उसमें ओबीसी, ईपीसी और दलित के लोग ज्यादा जाते हैं, अपर कास्ट के लोग नहीं जाते हैं। लोग भी नहीं जाते, महिलाएं तो जाती ही नहीं। हमको, मुझे जो तजुर्बा है उसके आधार पर, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये 4 जगह जो चुनाव हुआ है लो परसेंटेज में जो हुआ है, तो इससे किसको फायदा होगा। हमारे पास जो फीडबैक है, मैंने जो पता किया है, हमारे जो लोग हैं चारों क्षेत्रों में, वहाँ उन लोगों ने बताया कि जमुई में चिराग पासवान के पक्ष में लगा कि वो जो गाली उली का आ गया, उसको लेकर के वहाँ बहुत वायरल कराया गया। बाकी 3 सीटों में जबरदस्त टक्कर है, माने कौन हार जाएगा कौन जीत जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल। ठीक है सर, आती हूँ एसएन सिंह सर आपके पास आते हुए, जल्दी से आज के फर्स्ट फेज और उसके वोटिंग टर्नआउट पर अगर आपकी पार्टी का कुछ इंटरनल एनालिसिस रहा हो तो वो जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। और दूसरी तरफ तमिलनाडु को लेकर सर लगातार चर्चा हो रही है और हर एक एक्सपर्ट इस बात की चर्चा कर रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी कहां पर पहुंचेगी, अपना जनाधार बेहतर करेगी या अच्छी सीटें लेकर आएगी जो 400 पार में उसको मदद करेंगे जो टारगेट उसने रखा है। राजस्थान में आपके लिए क्या चुनौतियां हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से तस्वीर बदली, बिहार में जैसे बेल्लारी जी चर्चा कर रहे हैं, इन अलग अलग स्टेट्स में कैसे देखते हैं फर्स्ट फेज के इस वोटिंग को जो अभी अभी खत्म हुई है? सर पूर्णिमा जी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और अजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित तौर पे आप लोगों का फर्ज है कि कड़े सवाल पूछना और उसकी समीक्षा करना। हम अभी देखे चैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता इस पे नाराज हो रहे थे। नहीं, आपको नाराज नहीं होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पे वो सवाल पूछ सकते हैं कि चुनाव किस आधार पे लड़ा जाता है। नेता होता है, नीति होती है, कार्यकर्ता होते हैं और कार्यक्रम होते हैं। नेता आपने आज तक घोषित नहीं किया कि किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, नीति आपने स्पष्ट नहीं किया कि आपकी नीति क्या है। कार्यकर्ता जमीन पर है नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, और कार्यक्रम आपने चला नहीं, आपके नेता कहीं पे गए नहीं। इस नाते अजय जी ने पूछा किस बेस पर आप जा रहे हैं। देखिए पूर्णिमा जी, जब आप राष्ट्र निर्माण करते हैं और राष्ट्र निर्माण की विकास की बात करते हैं तो देश के युवा इसलिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं कि वो राष्ट्र निर्माण में भागीदार होते हैं। आज पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूर्णिमा जी देखी होंगी कि सभी लोगों ने कहा कि हम मोदी जी के विकास के साथ खड़े हैं। मोदी जी ने जो संकल्प लिया विकसित भारत बनाने का, हम उसके साथ खड़े हैं। जनता विकास को वोट कर रही है, भारत को सशक्त बनाने के लिए वोट कर रही है, सुरक्षा के मानकों को के लिए वोट करिए और जो भ्रष्टाचार है उसके विरोध में वोट करिए। आपने कहा हमारी स्थिति कैसी रहेगी। निश्चित तौर पर आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा और बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से भी कहा, हमने जो विकास के कार्य किए उसी को लेकर हम पूरे देश में गए, तमिलनाडु भी उसी के मातहत गए और भारत के लोगों को पूर्णतः विश्वास है मोदी जी की गारंटी पे। क्योंकि पूर्णिमा जी होता क्या है
आप 10 नहीं, लाख लेकिन का बेलारी सामान साहब किसी तो को कह रहे हैं, तो- सिंह साहब सुनिए, बेलारी साहब कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी बिहार में तो चलती हुई नजर उनको तो नहीं आ रही है। उनका विश्लेषण तो यही कहता है। राजस्थान के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप भले क्लीन स्वीप की बात को एक बार फिर से दोहरा रहे हो 25 सीटों की, लेकिन वहां पर 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और हवा का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों पर चुनौती बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश टेढ़ी खीर रहा है हमेशा से आपके लिए। नहीं, आप देखिए दोनों जगह बिहार की भी चर्चा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश, हम पहले बिहार की चर्चा कर लेते हैं। 2014 में देखिए, 2019 में 40 में से 39 सीटें किसको मिलती है? भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी को मिलती है। क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा मोदी जी पर है। इसलिए मैं कहा, जब आप नेता नहीं देंगे, नेतृत्व नहीं देंगे, तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, CRGS की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में जिस झारखंड में आज वोट पड़ रहा था, 90% लोग वोट 2014 में करते हैं। वोट परसेंटेज 2019 में थोड़ा सा घटा था। पुनः 2022 के विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे किसान आंदोलन के बाद भी जाट समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, और आज जो जाट समुदाय के बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। RND है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां गन्ने का क्षेत्र है, सर्वाधिक गन्ने मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य कर रही है, 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि कर रही है, लेकिन मेरठ इन से किसानों दिल्ली की तक तो नाराजगी है ना सिंह साहब एक्सप्रेसवे बनाने का आपसे। कार्य। इन किसानों की तो नाराजगी है ना। RLD भले ही आपके साथ आई हो, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर तो मुखर रही है ना कि आपको किसानों की नहीं, सुननी पड़ेगी। पूर्णिमा- किसानों की पूर्णिमा नाराजगी का एक जी- बड़ा मुद्दा कांग्रेस भी उठाती रही है कि किसानों की नाराजगी को अभी तक आप केटर नहीं कर पाए हैं।